सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, शहर कायद जिसे कराची कहा जाता है सबसे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से और यहाँ कारोबार के हिसाब से, और दिन और रात का फ़र्क यहाँ मालूम नहीं होता क्योंकि रोशनियों के शहर में रात के 2 बजे 3 बजे भी उसी तरह से कारोबार हो रहा होता है जैसे हम दोपहर में मार्केटों में गहमा गहमी देखते हैं। लेकिन इस शहर के लिए सबसे ज़्यादा मामलात मुश्किल उस वक्त होती है कि जहां पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो जाए। 2015 से लेकर 2021 तक इस शहर के लिए बहुत बेहतर हालात रहे हैं। ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के मामलात बहुत बेहतर हुए हैं। जिस तरह से हमने ये देखा कि पहले रवां साल के दौरान मुसल्ला डाकुओं ने शहरियों से 195 गाड़ियाँ असलहे के ज़ोर पर छीन ली हैं। 135 गाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी भी कर ली गई हैं। चोरी और छीनी जाने वाली 412 गाड़ियां बरामद भी हुई हैं। मोटरसाइकिल चोरी होने के वाकयात ने माजी के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। आपको बताएं कि 39,400 मोटरसाइकिलें कराची से चोरी हुई हैं। 39,400 मोटरसाइकिलें, जबकि 3,800 मोटरसाइकिल मुसल्ला मुलजिमान ने असलहे के जोर पर छीन ली हैं। इसके साथ साथ कराची के शहरियों के मोबाइल फोन्स चोरी छीने जाने की रिपोर्ट होने वाले वाकयात की तादाद 21,200 से ज़ायद हो चुकी है। शहर में फायरिंग और दीगर पुरतशद्दुद वाकयात में जाँ बाक होने वाले शहरियों की तादाद 416 है। अगवा बराए तावान के 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में रवां साल एक बैंक डकैती की वारदात भी हो चुकी है। रवां साल के दौरान कराची के ताजरों और सनतकारों से भत्ताखोरी के 107 वाकयात के मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए हैं। भत्ताखोरी के वाकयात में भत्ते की पर्ची और बैरून मुल्क से फ़ोन कॉल्स पर भी भत्ता तलबी के लिए कॉल्स की गई हैं। तो ये है मामला कराची के अमन अमान के हवाले से। लेकिन इसमें कुछ बड़े हौसला अफजा किस्म के फिगर्स भी हैं। अगवा बराए तावान का मामला है, भत्ताखोरी का मामला है, ये निस्बतन कम हुए हैं। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम जिसे कहा जाता है, जिसमें मोबाइल फोन्स छीनने के, पर्स छीनने के वाकयात हैं, या उसके बाद हम उसको मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात, उसमें खासा इजाफा भी देखने में आ रहा है। कराची की पुलिस क्या कर रही है? IG जो सिंध हैं वो और जो कराची पुलिस चीफ है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, और क्या वाकई फिर से वैसी ही एक फिजा है कराची के अंदर या नहीं है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची मौजूद हैं, जो एक बीट होती है, हम बोलते हैं क्राइम बीट, वो पुलिस से रिलेटेड क्राइम जितने रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे बड़ा अहम मामला है वो ये है कि इस वक्त जहां पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठता है वहीं पर एक चीज़ बड़ी अहम है, और वो है कि पुलिस का मैकेनिज्म कामयाब नहीं हो पाता, या क्या चक्कर है? साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद चनाय साहब। चनाय साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अली एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद रिपोर्ट करना जो है वो किसी तरह से भी फ़ायदा मंद नहीं है। तो शहबरनी, आपसे आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो एक रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी आपने दी है अब तक की, मेरे ख्याल में ये अक्टूबर तक की रिपोर्ट है, पिछले 10 माह की, तो इसमें कुछ चीज़ें तो बेहतर लग रही हैं, जैसे कुछ कारों के छीनने या चोरी होने के वाकयात हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त है पिछले 2 सालों से निस्बतन कम है, लेकिन मोटरसाइकिल छीनने के बड़े वाकयात और मोबाइल फ़ोन छीनने के वाकयात बहुत ज़्यादा हैं। क्या वजह है? जी मुदस्सिर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर सन 2021 की हम बात कर लें तो इस साल के दौरान कराची शहर में मोटरसाइकिलें चोरी होने के, यानी कि जो खड़ी हुई मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, उसके तमाम तर रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिर्फ कराची शहर में 39,400 के करीब मोटरसाइकिलें हैं जो कि खड़ी हुई पार्किंग से चोरी हुई है। और ये मोटरसाइकिल वो है जो कि एक गरीब मुतवस्सत तबके वाले शख्स की सवारी है, और जब उसकी मोटरसाइकिल चोरी होती है तो उसका रोज़गार भी मुतासर होता है। इसके साथ साथ कराची शहर में 3,800 मोटरसाइकिलें असलहे के ज़ोर पे भी डाकुओं ने छीनी और
मोटरसाइकिल जो इस वक्त शहर में है वो एक बहुत बड़ा फिगर सामने आ रहा है। इसके साथ कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो बेकाबू है। यौमिया कराची में 70 अफराद पर डे स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। गो के कराची 2.5-3 करोड़ आबादी वाला शहर है। इसमें क्राइम की फिगर्स मुल्क के अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो पिछले गुज़िश्ता दिनों में कोविड के बाद बेरोज़गारी, महंगाई का मामला बढ़ा है, तो उसके बाद लूटमार और ये जो छीना झपटी के वाक़यात हैं जो कि ईजी मनी के तौर पे क्रिमिनल्स करते हैं, कहीं से मोबाइल फ़ोन छीना और जाके उसको सस्ते कीमत बेच दिया, ये वाले वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ कराची शहर में इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन चोरी और छीनने के जो वाक़यात हैं वो समझ लें आप 21,200 रिपोर्ट हुए हैं। अमूमन कराची के शहरी अगर सस्ता मोबाइल होता है तो उसको तो रिपोर्ट भी नहीं करवाते, और आज मोबाइल फ़ोन की कीमत मोटरसाइकिल 70 सीसी से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची शहर के जो शहरी हैं, चाहे उनमें मर्द हो, ख़वातीन हो, स्टूडेंट्स हो, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ कोई शहरी हो, फुटपाथ पे सिग्नल पे जाने वाला कोई शहरी हो, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन के छीने जाने के खौफ की वजह से शदीद परेशान है। और पूरे कराची शहर की बात कर ली जाए, जैसे कि कराची के मैं आपके प्रोग्राम के लिए हॉट स्पॉट एरियाज़ और थाने भी पता करके आया हूँ कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात होते हैं। अच्छा, मैं शुएब आपसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि शहर बहुत बड़ा है, करीब जो आबादी है यहाँ पर रोज़ आने वाले या यहाँ पर मुस्तकिल रहने वाले वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ से अबव हो गई है। तो ये इस पे बात करते हैं, लेकिन ये जो वजूहात है हमेशा से हम ये बात करते हैं कि ये इतना बड़ा शहर है तो क्या ये फिगर मामूल के मुताबिक हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, या ये वाक़ई अलार्मिंग चीज़ें हैं कि बेहतर हो सकती है। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से तजुर्बा भी उनका है क्योंकि वो हेड भी करते रहे हैं इस सारे मामले को भी। अहमद चुनाई साहब, ये फिगर्स कुछ हमने जो दिए हैं, ये आप समझते हैं कि ये नॉर्मल है कि कराची जितना बड़ा शहर है, 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसी तरह से गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्ट्रीट क्राइम हो जाना उसमें कोई इतनी कबाहत नहीं है, या वाकई आप समझते हैं कि ये शायद थोड़ा अनयूजुअल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम का जहाँ तक ताल्लुक है वो बतदरीज बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, और जब शहर में हम बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी अब पुलिसिंग बहुत बेहतर हो गई है और स्ट्रीट क्राइम्स और सारे क्राइम पे हमने काबू पा लिया है, उस वक्त जब ये फिगर्स आते हैं तो हमें एहसास होता है कि क्या कहाँ बुराई है, कहाँ गलतियाँ हैं और कहाँ कहाँ नाकामी है। मैं बरमला ये कहता हूँ कि जितनी भी एफर्ट्स हुई है सिचुएशन को कंट्रोल करने में, एक स्ट्रीट क्राइम ऐसा क्राइम है कि जिसको अब तक ना मैनेज किया जा सका है, न कंट्रोल किया जा सका है। लेकिन 2-3 इसमें बातें बहुत अहम हैं। एक तो जब बड़ा क्राइम खत्म होता है तो क्रिमिनल जो हैं वो छोटे क्राइम की तरफ डाइवर्ट। में ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम जैसा जो जुर्म है उसकी कन्विक्शन रेट बहुत कम है और ना होने के बराबर है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, इसलिए कि अदम गवाह की बिना पर बड़ी आसानी से जो है मिल जाती है और फिर बरी भी हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एटीट्यूड ये है कि शहर को डिजिटलाइज करने के लिए कई दफ़ा कई मीटिंग्स हुई हैं, कई प्रपोजल्स बने हैं। ये भी कहा गया है कि जी 3 से 4 लाख कैमरे लगाए जाएंगे, लंदन की तरफ से इसको डिजिटलाइज किया जाएगा, लेकिन दस्तूर वही के वही हैं जो शहर में 3-4 हज़ार कैमरे काम कर रहे हैं, जिसमें से शायद 2200 के 2600 कैमरे जो हैं वो पुलिस के पास हैं, बल्कि बाकी प्राइवेट हैं। ये कैमरे शहर की 2.5 करोड़ की आबादी, मैं 2.5 करोड़ इसलिए कहता हूँ कि 1.5 करोड़ ऑफिशियल फिगर है और करोड़ ज़्यादा होंगे तो 2.5 करोड़ की आबादी और 4-4.5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो 112 थाने पे मुहित है, वो काफ़ी नहीं है कि ये 2.5 कैमरे जो हैं वो उनको सफाई कर सके, हम शहर को डिजिटलाइज बना सके। तो ये 3 मेन वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये स्ट्रीट क्राइम को नहीं हो सकते। चौथी एक बड़ी वजह है जो मैं हमेशा मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि हमने स्पेशलाइज यूनिट्स बनाए हुए हैं स्ट्रीट क्राइम को मैनेज करने के लिए, और फिर वही बात आती है कि जो स्पेशलाइज यूनिट है जिसकी तादाद 200 से 250 होती है, क्या वो 2.5 करोड़ के अवाम और 4.5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे? क्या वहाँ से वो क्रिमिनल्स पकड़ पाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये काम जो है वो शहर के 1 से 12 थानों के जो इंचार्जेस हैं उनके जिम्मे होना चाहिए कि आपके एरिया में अगर स्ट्रीट क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। इस साल के अंदर शहर के
जो 112 थाने हैं उनका मुकम्मल कंट्रोल इस सेंस में होता है कि उनको पता होता है कि कहाँ क्राइम हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, और फिर दूसरा इनको ये भी पता होता है कि इनके इलाके में क्रिमिनल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ आकर ऑपरेट करते हैं, कहाँ से आते हैं। ये बात मुमकिन ही नहीं है। ये सीआईडी जो है शुरू से लेकर अब तक बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उसको मजीद एनहांस करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बड़े अहम पॉइंट आपने बताए। मैं इस पे कि पुलिस अब कर रही, मैं शुएब से जानूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ा अहम पॉइंट कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी भी हो जाती है तो बहुत जल्द रिहा हो जाते हैं, अदम सबूत का मामला होता है, या किसी को 2-3 महीने वो जेल में गए बगैर, मतलब वो ट्रायल के दौरान ही, उसके बाद वापस आ गए। मैं इस पे बात करेंगे। लियाकत अली एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, ये क्या वजूहात हैं कि ये जो स्ट्रीट क्राइम में हम खासतौर पर बात कर लेते हैं, मोबाइल छीन लिया, किसी से पर्स छीन लिया गन के साथ, तो ये क्या, उसके बाद वो हम देखते हैं 20-25 दिन बाद को बंदा बाहर आ जाता है, 2-3 महीने बाद किया, तुम पकड़े गए तो तुम वापस आ गए, तो वो जो एक डर है कानून का, सजा का, वो भी नहीं है। तो क्या इतना कमजोर प्रोसिक्यूशन का अमल होता है कि लोग बाहर आ जाते हैं? जी लियाकत अली साहब। जी लियाकत अली साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या वजह है कि जब ये मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम के, तो ये बड़ी जल्दी छूट जाते हैं, अदम सबूत होता है, या कोई आप समझते हैं कि FIR ही इतनी कमज़ोर होती है कि मामलात आगे नहीं बढ़ पाते? क्या वजह है कि हम 2 महीने पहले एक मुल्ज़िम पकड़ा हुआ देखते हैं, 2 महीने के बाद वो छूट के फिर वैसे ही वो काम कर रहा है? जी बिल्कुल, हमें चनाय साहब ने दुरुस्त फरमाया और आपने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुसलमान छूटने की वजह यह है कि सबसे पहले होती है जब पुलिस करती है। अच्छा, लियाकत अली साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, उनके साथ आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, पुलिसिंग के हवाले से जो बात अहमद चनाई साहब ने की बड़ी एक अहम है। अब एक जानिब इस्लामाबाद की बात करते हैं, छोटा शहर है, उसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। लाहौर के पिछले दिनों हम वो एक पूरे फिगर देख रहे थे, शायद आप ज़्यादा उन चीज़ों को बेहतर तौर पर देखते हैं, जब से वहाँ ये CCTVs का हुआ है मामला, बहुत ज़्यादा केसेस उन्होंने उसके बाद पकड़े। इस शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या वजह है कि वो CCTV कैमराज, वो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट क्या इतना मुश्किल है कि वो कर नहीं पा रहे हैं? पिछले 11-12 साल से लगे हुए हैं कि जी होगा, हो नहीं पा रहा। जी देखें, कराची शहर में हुकूमत ये मुतादिद मरतबा दावे करती है कि हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट या जो कमांड एंड कंट्रोल के तहत चलने वाला सिटी प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी हुकूमत के तहत या जो पुलिस के ज़ेर असर जो मौजूदा कैमरे हैं जो कि सरकारी वसाइल से चलते हैं, वो प्रॉपर 100% तो फंक्शन ही नहीं कर रहे। वो कैमरे भी तकरीबन 30-40% से ज़्यादा काम नहीं करते। अच्छा, अगर बाकी खराब है, बाकी जो है वो काम नहीं कर रहे, उनमें खराबी है, मेंटेनेंस नहीं हो रही। जब कोई मुहर्रम के जुलूस आते हैं, रबीउल अव्वल के जुलूस आते हैं, तो उनके रास्तों पे तो कैमरों को ठीक कर लिया जाता है। इसी तरह जो एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो दीगर हसास इदारों के दफातर हैं, वहाँ के कैमरा सही हैं, लेकिन पूरे शहर में जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल का जाल होना चाहिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि कराची में जो प्राइवेट कैमराज हैं, जो लोगों ने अपने बैंक्स के बाहर, अपने शॉपिंग मॉल के बाहर, लोगों ने अब तो अपने शोरूम के बाहर, गली मोहल्लों में भी लगाए में, उसकी मदद से CCTV फुटेजेस रोजाना TV चैनल पे 4 से 5 रोजाना मीडिया पे नशर होती हैं। उनके मुल्जिमान को पुलिस बाज़ औक़ात पकड़ भी लेती है, रेंजर्स भी उनको पकड़ लेती है। CCTV उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, बल्कि बहुत सारे कलर्ड कैमरास होते हैं, वो क्वालिटी भी बेहतर होती है। सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, उनका जो मेगापिक्सल्स का सिस्टम है कैमरे का वो बेहतर होता है। लेकिन इस वक्त कराची शहर में जो एक मसला है, 3 दिन पहले मैंने कराची पुलिस चीफ जो कि एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहाज साहब, उनसे ये सवाल किया था सहाफ़ियों से गुफ्तगू में। मैंने कहा सर, ये जो कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में पिछले 2 माह में मैं कमी देख रहा हूँ, लेकिन ये मसला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कराची शहर में चोरी का मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल ना बिकने का सिलसिला बंद हो और उनके पुर्जे खुल के बिकना बंद ना हो। उन्होंने कहा कि हम हर गली में पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते, हर मोहल्ले में नहीं कर सकते। हम मोबाइल जहाँ चोरी के बिकते हैं वहाँ पे भी जब नाकाबंदी करते हैं तो वहाँ 2-4 दिन खामोशी हो जाती है, उसके बाद जब हमारी नाकाबंदी खत्म होती है फिर वहाँ चोरी का मोबाइल बिकना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो पुर्जे खुल के बिकते हैं, अब मोबाइल फोन अगर किसी का चोरी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल और मोबाइल जिसका फिगर भी आपने जो दिए हैं, बिल्कुल, वो सबसे
सबसे ज़्यादा है, तो पुलिस चीफ ये कहते हैं कि अगर ये बंद होगा तो स्ट्रीट क्राइम बंद होगा, वो ये यानी कि वो नहीं कर पाएंगे। इसको स्ट्रीट क्राइम को कमी लाने के लिए, इसमें काबू करने के लिए उन्होंने कहा कि इसमें कानून साजी की जरूरत है। जब तक कानून साजी हुकूमत नहीं करती, स्ट्रीट क्राइम के ग्राफ को मुकम्मल कंट्रोल करना कराची पुलिस के लिए चैलेंज है। ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले गुलाम नबी मेमन साहब थे कराची पुलिस चीफ, वो भी ये कहते थे कि कराची में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस के लिए बड़ा मसला है। और कराची के शहरी रोजाना 70 शहरी कराची शहर में लूटमार का शिकार होते हैं। उनके मोबाइल, उनके तलाई जेवरात, पर्स छीनते हैं। हर बड़े शहर में होता है। अगर इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में भी देखा जाए तो बड़े जो दुनिया के ममालिक हैं, जिनके बड़े शहर होते हैं, वहां पर भी जराइम के आदाद शुमार होते हैं। लेकिन जो मौजूदा कराची की इस वक्त सूरत हाल है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर मैं बात करूं पुलिस के हिसाब से, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम आदाद शुमार रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात आती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट मलीर है। कराची के अगर हम 6 इजला की बात करते हैं तो इसमें सरे फहरिस्त इस वक्त कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चल रहा है कराची में क्राइम के आदाद शुमार के लिहाज से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट मलीर है। इसी के साथ साथ कराची शहर में जो होने वाले जराइम हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं। और उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया होता है। उनको पता है कि किस तरह से गिरफ्तारी होगी, उसके बाद किस तरह से बेल होगी, किस तरह से बाहर आना है, और फिर दोबारा जराइम करके अंदर जाते हैं। तो ये तो एक पूरा सिस्टम है। और जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो कोई अमूमन ऐसे नहीं होते कि वो पहली दफा वारदात करते हुए पकड़े जाते हो। तो साल में है कि साल में 2 बार जाएंगे, 15-20 दिन अंदर जो है वो एक हनीमून पीरियड गुजार के वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद पूरा साल जो है वो कार्रवाइयाँ इसी तरह से करते रहेंगे। तो ये तो प्रॉपर जो आप बता रहे हैं उनके लिए तो फिर पूरे गैंग्स जो हैं वो चल रहे होते हैं कि एक गैंग अंदर चला गया तो दूसरा गैंग कार्रवाई कर रहा है, अगर वो पकड़े जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो फिर ये तो सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ कानून साजी इस पर है कि ये चोरी के मोबाइल, तो चोरी की मोटरसाइकिलें आप जो बात कर रहे हैं शुएब, दूसरा ये है कि सख्त जो सज़ाएँ हैं, जिसे स्ट्रीट क्राइम में शायद सज़ाएँ भी बहुत हल्की फुल्की हैं, तो वो भी सख्त होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन का अमल तेज़ होना चाहिए, फिर हो सकता है। तो सर इसका हल की जो बात आप अहमद चनाई साहब कर रहे थे, अब इसका कानून साजी, कानून तो पहले भी मौजूद होते हैं। हम देखते हैं FIR से पहले से गिरफ्तारी, FIR की जो आप खुद फरमा रहे थे कि 2 महीने बाद वो बंदा बाहर आ जाता है, अगली कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाता है। तो फिर हल क्या है, किससे हो सकता है और किस तरह से हो सकता है? अहमद चनाई साहब जी देखिए, ये सारी डेलिब्रेशन जो है वो हम कई दफ़ा करते हैं और इसका मकसद यही होता है कि न सिर्फ इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, बल्कि अवाम नास को, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको जो है वो बावर कराया जाए कि ये अवाम नास की के एहसास हैं, ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि हमें शहर को डिजिटलाइज करना है किसी भी सूरत में, और इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे यहाँ के मसाइल हैं, ज़ाहिर इलाके थाने के भी मसाइल हैं, उनको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी फोर्स कहीं, तो जब तक डिजिटलाइज ना हो, ये लोग पकड़े ना जाएं। और फिर हमें इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लॉ के रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है कि उसमें CCTV फुटेज की जो गवाही है वो भी कबूल हो, और उसमें फिर जो है वो हम जो विटनेसेस की हम बात करते हैं वो विटनेसेस की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा कमरसम प्रोसीजर है अदालत का, बड़ी माजरत के साथ, कि इस छोटे से क्राइम के लिए बार बार गवाही देने के लिए लोग नहीं आ पाते। और वो फिर यही होता है कि अदम गवाही की बुनियाद पर जो है, तो यहाँ CCTV फुटेज की गवाही जो है वो काबिल कबूल हो जाए, केसेस एक्सपेडाइट हो जाएं और उनको मिसाली सजाएं दे दी जाएं, तो ये मैं समझता हूँ कि इस क्राइम को हम बड़ी हद तक काबू पा लेंगे। बिल्कुल, ये एक वो जो है ना स्पीडी ट्रायल इस सारे मामले का हो तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काबू हो सकती है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता है। लियाकत अली साहब, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, ये हो नहीं पाता है, बड़ा स्लो होता है कि छोटा सा एक मामला है उसके लिए बड़ा तवील केस चल रहा होता है, तो जो मुद्दई है वो खुद परेशान हो जाता है, गवाह तो पहले ही बेचारे भाग रहे होते हैं। तो कैसे ये कि तेज़ किया जा सकता है इस अमल को? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पुलिस की तरफ से जो केसेस बनाए जाते हैं वो एक तो कमजोर बनाए जाते हैं। जो FIR दर्ज होती है वो नामालूम अफराद के खिलाफ होती है। FIR दर्ज करते हैं और विद इन टाइम दर्ज नहीं करते, इंसिडेंट के 2-3 दिन के बाद करते हैं, तो उसका बेनिफिट जो है एक्यूज को मिलता है। अब अगर आप किसी मुलजिम को अरेस्ट करते हैं या उससे रिकवरी दिखाते हैं तो उसको चेंज कर दिया जाता है।
और फिर उसकी शनाख्त पेश नहीं कराई जाती, फिर चालान के ताखीर करते हैं, फिर जब आप केस बना के कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं तो उसके अंदर इतने लोग फेल होते हैं कि पुलिस उसके अंदर जो इतनी खामियां छोड़ देती है जो प्रोसिक्यूशन है फिर उसको कवर नहीं कर सकती। अब जो डिफेंस काउंसिल होता है वो सारी खामियां डाल के उसके उस वजह से जो है मुलजमान छूट जाते हैं। उसको हमें जो है ना मजबूत करने की जरूरत है। मुसलसल जो है पुलिस को अदालत डायरेक्शन देती रही कि है कि आप विटनेस को पेश करें, लेकिन पूरी जो है विटनेस लेकर नहीं आती जो है। और दूसरा जो विटनेसेस हैं उनके जो एड्रेसेस होते हैं वो ऐसे डमी एड्रेसेस दिए जाते हैं, बाद में पुलिस रिपोर्ट लगा देती है कि जी विटनेसेस नहीं मिल रहे और यहाँ पे जो है नहीं आ रहे। तो जब आप इस तरह के कमजोर केस बना के जो है ना आप उस पेश मुझे छूटना है। अब जो मोटरसाइकिल की चोरी की एफआईआर है या गाड़ी चोरी की एफआईआर है वो आप कटवाते हैं नामालूम अपराध के खिलाफ। अब जब गाड़ी वो मिलती है तो उसके बाद उसकी शनाख्त पेश नहीं करवाते, जो है ना ये गाड़ी मिली है उसके खिलाफ सेपरेट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 411 की जो ना वो भी दर्ज नहीं करते। जो उसी एफआईआर के अंदर उसकी गिरफ्तारी डाल के जब आप उसको अदालत के अंदर पेश करते हैं तो उसका नाम ही नहीं होता एफआईआर के अंदर, तो उसको आसानी से जो है ना 25-30 हजार रुपए की जमानत मिल जाती है। अब जब आप एक मुलजिम को 25-30 हजार रुपए की जमानत मिल जाएगी, 30 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की गाड़ी चोरी करके, उसके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है तो उसने जाके जो है वकील करना है, उसको 40-50 हजार रुपए देने हैं, उसके बाद 50 हजार रुपए की जमानत रखवानी है, तो वो इससे हैबिचुअल हो जाता है। जब वो जेल में जाता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो काम कर रहे होते हैं उसके बाद उसके वहाँ पे रास्ते जो है ना गिरोह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर वो गिरोह जो है स्ट्रीट क्राइम भी करता है, फिर गाड़ियां भी चोरी करता है, मोबाइल छीनने की वारदात भी करता है। इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसका सब इल्म होता है। पुलिस अगर चाहे तो कोई भी जो है ना यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है ना वो जुर्म कर सके। हम ये कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए कराची के अंदर, कैमरे ना भी हो तो भी जो है ना पुलिस का इलाका SHO होता है, उसकी इतनी कमांड होती है, इतने इन्फॉर्मर होते हैं कि वो पुलिस को एक ही चीज की जो है पता होता है। जब आप किसी जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई ठेले वाला खड़ा होता है, कोई मोटरसाइकिल वाला होता है, आप फौरन उसको उठा के ले आते हैं। जब आपके इलाके में वारदात हो रही है तो आपको उसका इल्म नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि जहाँ एक जेब कोतरा भी है, मतलब बहुत मामूली मैं बात कर रहा हूँ, जो चोरी कर रहा है उसका भी पता होता है कि कितने हैं उस थाने के अंदर, उस थाने के हदूद में। अगर यहाँ 112 थाने हैं तो वहाँ 112 के 12 SHOs को भी मालूम होता है कि कौन किधर कैसे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं शुएब आपसे ये जानना चाहूँगा, अच्छा हम बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो बेहतर हुई हैं हम उसके हवाले से भी बात करें कि एक तो अगवा बराए तावान है, हमारे पास बड़े नंबर होते थे, अब नंबर्स कम है। बैंक डकैतियों के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, अब कम है। गाड़ी चोरी कदरे कम हुई है, गाड़ी चोरी और गाड़ी छीनने के वारदातें ये जो कम हुए इनकी क्या बुनियादी वजह है? कि ये भी बस अल्लाह तवक्कल है कि कम हो गए, ये इस पर कोई पुलिस ने किया था कोई चेक एंड बैलेंस है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं? जी मुदस्सिर साहब, जो गाड़ी चोरी और छीनने के वाक़यात में जो कमी आई है उसके हवाले से हमने कुछ दिनों पहले रेंजर्स के अफसरान से बात की थी, तो उन्होंने हमें आदाद शुमार बताया। उन्होंने कहा कि सिंध से बलूचिस्तान जाने वाले 18 रास्ते थे। अच्छा। उनमें उन्होंने कोशिशें करके हुकूमत सिंध से 8 रास्ते जो हैं उनको बंद करवा दिया है और उन पर बड़ी बड़ी खंदकें टाइप की खुदवा दी है कि वहाँ से अब गाड़ी उस सड़क से नहीं जा सकती। लोग पैदल उतर के तो जा सकते हैं लेकिन गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो सिंध से जो बलूचिस्तान जाने वाले जो मुख्तलिफ रास्ते थे, जिनमें कच्चे के रास्ते भी हैं, पक्के के रास्ते भी हैं, 18 थे, उनमें से 8 बंद करा दिए गए। अब रास्ते रह गए टोटल 10, जिन पे FC भी है, रेंजर्स भी है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे भी हैं और पुलिस तो होती ही है, सिंध की भी है और बलूचिस्तान की भी है। तो उनका कहना है कि इसकी मदद से हमें और कुछ हमने जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जो है इसने मुतारिक होके कुछ जाके जिन इलाकों में चोरी की गाड़ी बिक रही थी वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की हैं उसकी वजह से गाड़ी की चोरी होने के वाक़यात में कमी आई है। लेकिन जो मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदात है ये बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ कराची में उन्होंने बताया जैसे कि जब गाड़ी चोरी होती है तो अब कराची में गाड़ी चोरी होने के बाद कराची में भी इस्तेमाल हो रही है और वो ऑनलाइन टैक्सी पे हो रही है। वो इस तरह से हो रही है कि आपकी गाड़ी क्लियर है, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट लगाएंगे, उसको शहर में घुमाते रहेंगे, वो चोरी की गाड़ी का नंबर प्लेट उतार के पीछे डिग्गी में रख देंगे या घर पे रख देंगे और वो शहर में चलती रहेगी। तो ऐसे वाकयात भी पकड़े जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस उस तरह से भी नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शुएब बर्नी, अहमद चनाय साहब और एडवोकेट साहब। ये जो वाकयात हैं, हमारे अपने एक प्रोड्यूसर साहब हैं जी, उनकी तकरीबन 1 माह हो गया कि वो एक गाड़ी गुम हुई है, वो गाड़ी आज तक नहीं मिल पाई है। पुलिस से बार बार आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जर्नलिस्ट जिनकी अप्रोच होती है वहाँ वो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं उनको।
तो यहाँ एक आम आदमी के लिए फिर गाड़ी जब चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, तो फिर मिलना एक ख्वाब ही बन जाता है। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे। कराची में तजावुज़ात को अब गिराने के अहकाम जिस तरह कोर्ट्स दे रही हैं, उसके बाद क्या होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहां कराची में मुसलसल बन रही हैं इमारतें, तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, वहीं पर कराची में मुतादिद जगहों पर तजावुज़ात के मामले हैं। कभी हम ये देखते हैं कि रिफाई प्लॉट्स हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और उसके बाद उन बिल्डिंग्स के या तो गिरने के या गिराने के मामलात शुरू हो गए हैं। अब पहले नस्ला टावर का इशू था और उसके बाद अब तिजोरी हाइट्स का इशू है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये तिजोरी हाइट्स को गिरा दिया जाए और मलबा यहाँ से उठा लिया जाए। और इसके 4 हफ्तों का वक्त भी शुरू हो चुका है पिछले महीने, यानी कि अक्टूबर के आखिर में। अब मामला ये है कि मुसलसल बहुत सारी ऐसी इमारतें, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ ये चीज़ें आ रही है। कल भी बोल न्यूज़ पर आपने परसों ये देखा कि मलीर के एरिया में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट दी गई कि ये बिल्डिंग्स भी गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब भी बिल्डर्स ये बिल्डिंग बना रहे होते हैं, उस वक्त मुतल्लिका इदारे उन्हें क्यों नहीं रोक रहे होते? उनके पास वो तमाम तर इदारों के NOCs कैसे आ जाते हैं? किस तरह से वो तशहीरी मुहिम चला लेते हैं? किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं, लोग ख़रीद लेते हैं, उम्र भर की जमा पूंजी वो लगा चुके होते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला होता है कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं। और अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन और साथ ही साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने। बख्शी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद, क्या अहकामात आज दिए गए इस केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से? लेकिन सर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जबरदस्त इशू जो है उठाया है। आपने एक जो नया सवाल उठाया है उस पर भी मैं जवाब दूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने अब उसका जवाब देना शुरू कर दिया है, जो कि पहले खामोशी थी। और उससे पहले तिजोरी हाइट्स का जो आपका पॉइंट है उस पर बात करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने खुद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें जो हुक्मनामा है उस पर जो अमल दरामद शुरू होगा वो 29 अक्टूबर से होगा। अच्छा, अब जो इमारत तोड़ी जाएगी और उसका मलबा उठाया जाएगा, अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है वो बिल्डर उसका पैसा अदा करेगा। और उसके बाद चूंकि ये गैर कानूनी तामीरात थी, अदालत के हुक्म पर पहले ही इनका जो बुकिंग ऑफिस था वो सील कर दिया गया था। सील करने के साथ साथ कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वहाँ इलाटीज की जो दस्तावेजात हैं, उनका जो बुकिंग का मामला था, वो फाइलें थी, वो सारी इन्वेंट्री बनाए, अपनी तहवील में लें। और उसके बाद उन इलाटीज का ना सिर्फ जो पते एड्रेसेस होंगे वो, और उसके साथ साथ उनका कितना पैसा यहाँ जमा हो चुका था तिजोरी हाइट्स की इंतजामिया के पास, वो सारा हिसाब किताब भी लगाएं और इन्वेंट्री बनाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। और उसके बाद फिर 3 हफ्तों के अंदर अंदर, 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये इमारत मसमार करने के बाद इनका मलबा जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा। और कमिश्नर कराची इस सारे मामले की जो है निगरानी करेंगे और 3 महीने के अंदर अंदर तमाम इलाटीज जो तिजोरी हाइट्स के उनको मुआवजा जो है उनकी जो रकम अदा कर दी जाए। अब दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे कि जो बिल्डर्स हैं उनको NOCs मिल जाते हैं, उसके बाद फिर तमाम इदारे NOCs जारी कर देते हैं, उसके बाद इमारत जब खड़ी हो जाती है तो उसके बाद फिर पता चलता है ये गैर कानूनी थी। उसका सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो उसका जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो जैसे आगरा ताज, लियाजुनैन, गुलशन इकबाल, उसके अलावा ये मक्का टावर और दीगर कई इलाके थे जिनकी इमारतें बन चुकी थी। 13 साल से, 8 साल से, 4 साल से, 6 साल से केसेस जेर समाअत थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब हम रोज रिपोर्ट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट से, जिसमें 2-3 इमारतों के जो गैर कानूनी पोर्शन है या उनकी जो हाइट्स है, यानी कि ग्राउंड प्लस 1 की, 2 की या 3 की परमिशन थी, उन्होंने 7-7 मंजिला इमारतें बना दी हैं। अदालत ने जो गैर कानूनी उनके जो मंजिलें हैं, पोर्शन हैं, वो गिराने का हुक्म दिया है। साथ साथ वो गिरेंगी और उसके बाद वो अफसरान जिन्होंने चुप साध रखी थी, उनकी इमारतों की तामीरात होती रही और न सिर्फ निशानदेही बल्कि उनको बेनकाब करने का भी हुक्म दिया तमाम इदारों को, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया है। और जो बिल्डर्स गैर कानूनी तामीरात कर लेते हैं, यानी कि वो अदालत के खुद के रिमार्क्स है कि वो बिल्डर्स जो है मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं उनकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं, उसके बाद फिर खामोशी से तामीरात हो जाती है, 6-6 साल केसेस चलते हैं, उनके जवाब नहीं आते। तो अब बिल्डर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई
कार्रवाई करने का अदालत ने हुक्म दिया और बाकायदा 3-4 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है, क्रिमिनल कार्रवाई। और उसके बाद फिर वो अफसरान चाहे रिटायर भी हो चुके हैं, वो अफसरान जो मुलाजमत पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन लेते रहे, जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिल्डर्स के खिलाफ या एलआरटीज के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, तो अब ना सिर्फ अफसरान बचेंगे बल्कि वो लोग जो जिन्होंने चुप साथ रखी थी उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अब जो सिंध हाईकोर्ट से हुक्मनामे आना शुरू हुए हैं वो नस्ला टावर के बाद हुक्मनामे सामने आए, इससे पहले इस तरह के हुक्मनामे सामने नहीं आते थे। सही, अच्छा शायद हमारे साथ ही रहेगा आपने, जब बिल्डर्स के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी, लेकिन वो जो वहाँ CBCA के असल सबसे अहम बात है कि वो उसके अफसरान हो या इलाके के जो DC AC हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन बख्शी साहब। बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा एक संगीन मामला हो गया कि एक तरफ बिल्डर्स हैं, वो उनकी धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बन रही हैं। पिछले दिनों भी आपने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बड़ी हाई राइज जो हैं उनके हवाले से भी खबरें मलीर में आ रही थी। अब ये तिजोरी हाइट्स के हवाले से नस्ला टावर का इशू तो बहरहाल बड़े 6 माह से ये चल रहा है। तो ये अब कराची में इतनी गैर कानूनी इमारतें थीं कि जिनके खिलाफ अब धड़ाधड़ रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक तिजोरी हाइट की बात है तो ये क्लियर केस है, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब उनकी तरफ से अपीयर हो रहे थे और उन्होंने तमाम चीज़ें एडमिट की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम तोड़ेंगे, मलबा भी रिमूव करेंगे और कंपनसेट भी करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक शट केस है। हम बात करते हैं कि कराची में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, हमारे लिए सबके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, मैं समझता हूँ उससे हज़ारों ज़्यादा बिल्डिंगें इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बनी हुई हैं। एक खुश आइन बात जो मैं देख रहा हूँ कि अब सिंध हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम फैसले जल्दी सादिर कर रहा है। देखिए, बहुत सारी इसमें से बिल्डिंगें कोर्ट के स्टे ऑर्डर लेके बनाई जाती हैं और आबाद हो जाती हैं, वो फियाट अकम्प्लिश कर लेती हैं। बट देखिए, हमें अब सोचना पड़ेगा क्या इस शहर या पूरे पाकिस्तान में हम तमाम वो बिल्डिंगें जो बगैर अप्रूवल के बनी हैं उसको तोड़ सकते हैं? क्या उन लोगों को हम सड़क पे ला सकते हैं? क्या उन लोगों को हम मुतबादिल जगह दे सकते हैं? क्या वो इदारे जो खामोश थे वो उनके लिए अल्टरनेट रहाइश दे सकते हैं? मेरे ख्याल में ये नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने रेगुलराइजेशन एक्ट लाया है जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मियां अजमत साहब हेड कर रहे हैं और इसी किस्म के इलीगल कंस्ट्रक्शन को वंस फॉर ऑल वो रेगुलराइज करना चाहते हैं और आज लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने भी ये रेगुलराइजेशन एक्ट लाना पड़ेगा, जहाँ पर जो बिल्डिंगें बन चुकी उसको पेनल्टी लगा के रेगुलराइज किया जाए। अगर उसका स्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सके और नहीं है तो उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी बिल्डिंगों का टूटना। दूसरी बात, ये कैसे बंद कैसे होगा काम? देखिए, कानून ये कहता है कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 120 गज से बड़ा कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन करे और वो ऑक्शन 100 गज से लेके 120 गज से लेके 50 एकड़ तक हो सकता है। पिछले 50 साल में कोई ऑक्शन ही नहीं हुआ। तो देखिए, घर की ज़रूरत तो है, तो जब आप गवर्नमेंट अपनी ज़मीन ऑक्शन नहीं करेगी, लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग कब्जा करेंगे, इलीगल बनाएंगे और इलीगल काम होते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि जबकि कानून में 72 साल से मौजूद है, ये ऑक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो लोग मजबूर है कच्ची आबादियों में, स्लम्स में बिल्डिंगें बनाने, क्योंकि शहर की आबादी 30 मिलियन से ऊपर है। देखिए, हमें इसका होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। बिल्डिंगें यकीनन जिन्होंने गलत किया उसको फेस भी करना चाहिए, टूटनी भी चाहिए, बट उन लोगों को क्या जिन्होंने तमाम चीज़ें देख के ये ली थी, और उन अफसरान को और उन मिनिस्टर हजरात को भी, देखें, घर तो उनके भी नहीं बचने चाहिए जिन्होंने इसमें शेयर लिया है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो उस वक्त का, चाहे उस वक्त का कंट्रोलर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कंट्रोलर हो, DCP हो, डायरेक्टर हो। हमें अगर जब तक हम इनको जेलों में नहीं डालेंगे, इनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं करेंगे, इनके NIC कैंसिल नहीं करेंगे, यकीनन देखें किसी को डर नहीं होगा। ये वक्त आ गया है कि हम स्पेड को स्पेड कहें और सही चलें, और हमें इसमें तफरीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि आखिरकार कहीं से और कब शुरू करना है। वो वक्त तो है
कि इस वक्त होना। हसन बख्शी साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि हम पिछले दिनों जो नस्ला टावर का इशू को बहुत बड़ा उठा रहा है, नस्ला टावर एक तरफ तो गिराने के अहकामात हो गए, दूसरी जानब जब उनके मकीनों से हमारी बात होती है वो कह रहे सबसे ज़्यादा जो ख़तरा और खौफ है वो इस बात का है कि हमें हमारा मुआवजा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दे दिए इंतज़ामिया को कि वो इंतज़ामिया ये करे। अब दरख्वास्त भी दे दी गई एक सियासी जमात की जानिब से कि जनाब ये इनका मुआवजा दिलवाया जाए, लेकिन बिल्डर ने बना दी बिल्डिंग, वो ले गए, वो उस वक्त के पैसे थे, वो किस्तों के अंदर थे, अब ये देना है, ये मुश्किल है। ये मरहला खासा मुश्किल हो जाता है कि जिसने लिया है वो फिर पैसे वापस कैसे ले। देखिए, इसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर आप हबीब बैंक में भी बोलेंगे कल सारे डिपॉजिट वापस कर दे, तो हबीब बैंक भी लिक्विडेशन पे आ जाएगा, बैंक्रप्सी पे आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। बिल्डर ने एक प्लॉट लिया, उस पर बिल्डिंग बनाई और उस पर अपना 25, 30, 40, 50% नफा रखा और वो डिलीवर कर दी। आज वो प्लॉट अपनी जगह मौजूद है, उस प्लॉट को बेच के बेशतर पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। कुछ शेयर आप बिल्डर से भी डलवाएं अगर बिल्डर ने गलत किया। मैं नस्ला टावर के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि नस्ला टावर में तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि नस्ला टावर का केस मेरे ख्याल में जिस कोर्ट ने उतना टाइम नहीं दिया गया जितना टाइम देना था, वो रिव्यू की शायद गुंजाइश है। बट हाउएवर उन अफसरान का भी शेयर डालें। आबाद ने एक प्रपोजल दिया था कि कोई भी इलीगल बिल्डिंग बनती है और वो ट्रेस आउट होती है तो उसमें आप शेयर 25% तो कंपनसेशन लें उन अफसरान से जिनके अंडर ये बिल्डिंग बनी है। 25% उस डीजी से और उस मिनिस्टर से भी लेना। इस मुल्क के मिनिस्टर अरबोपति बनते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ समझ से बाहर है। और 25-50% बिल्डर से भी लें। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। शायद ये बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन शायद ये जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? वो तो खुद कमिश्नर से लेकर नीचे तक जो है उन सबको मालूम हो रहा होता है, अफसरान को मालूम होता है, सीबीसी के लोगों को मालूम होता है कहाँ किधर क्या हो रहा है। तो वो कैसे कोई कार्रवाई हो सकती है ऐसे अफसरान के खिलाफ? अब उसमें अदालत के कहने पे शुरू कर दी गई है। अच्छा। क्योंकि केएमसी और जो दीगर इदारे हैं कच्ची आबादी, इनके ऊपर भी अदालत का प्रेशर है कि ऐसा अफसर जिसने कोई गैर कानूनी पिलर भी बन रहा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब उसके अफसर के खिलाफ उस वक्त कौन था, पोस्टिंग पे किसकी जिम्मेदारी थी, किसने कार्रवाई करनी थी नहीं की, या उसके बाद फिर इजाजत किसने दी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और 2-3 रिपोर्ट्स अदालत में आ चुकी है, जैसे जफर राजपूत की अदालत में। अच्छा, एक और चीज आपको याद होगी कि जो इलाटीज उनको पैसे मिलते नहीं, अदालत हुक्म दे देती है कि 3 बिल्डर जो है इलाटीज को पैसे दे देगा। आपको याद होगा कि अलादीन पार्क के सामने रॉयल पार्क रेजिडेंसी था, बहुत बड़ी इमारत थी नासिर लूथा साहब की। अदालत ने तोड़ने के साथ साथ इलाटीज को पैसे देने का हुक्म दिया। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, इलाटीज दर बदर घूम रहे हैं, रुल रहे हैं और उन बिल्डर के पास पैसे नहीं है, उनको पैसा अदा करे। जैसे बशीर साहब फरमा रहे हैं कि बिल्डर तो पैसा लगा चुका होता है, उसके बाद पैसे नहीं होते। अब अदालत ने उस बिल्डर की दूसरी जो प्रॉपर्टी थी उसके साथ अटैच तो कर दिए कि वो दूसरी प्रॉपर्टी के सब लीज नहीं दे सकते, लेकिन बुनियादी तौर पर इलाटीज और वो बिल्डर जो इन्वेस्टमेंट करता है बाहर से पैसे कमा के भी लाता है, उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब अफसरान के खिलाफ मुस्तकबिल में कोई इस तरह कार्रवाई हो कि गैर कानूनी तामीरात ना हो, जैसे बख्शी साहब शायद आप है कि कहीं से तो शुरू करना है, जिस तरह बख्शी साहब कह रहे हैं कि कुछ चीजों को रेगुलराइज करने की जरूरत है कराची में, जिस तरह पंजाब में भी शुरू हो गया, सिंध में भी किया जाए, लेकिन शुरू तो किया जाए कहीं ना कहीं से तो हो ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन आबाद, और शाहिद हुसैन हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर हमारे मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं डेंगू मच्छर की कि इस वक्त पंजाब में सूरत हाल खासी गंभीर नज़र आ रही है। पंजाब भर में रवां साल 20,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माविश सोहेल हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अशरफ निज़ामी साहब ने, PMA के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके वक्त का भी। माविश, ये बहुत बड़ा फिगर है, क्या सूरत हाल है पंजाब में इस वक्त डेंगू के मरीजों? बिल्कुल, कोरोना के बाद अब डेंगू ने जो है वो तेज़ी पकड़ ली है। अभी भी हम देख रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 371 केसेस जो है वो सामने आए हैं और 283 जो है उनमें से लाहौर के केसेस हैं। 3 अमवात जो हैं वो पूरे 24 घंटों में रिपोर्ट हुई हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें कि वो इसके ऊपर क्या इकदाम कर रही है, तो वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि ना डेंगू के स्प्रेज जो हैं वो प्रॉपर्ली किए जा रहे हैं, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट को उसके जो इक्विपमेंट्स हैं जो स्प्रे के लिए यूज़ किए जाते हैं वो उनको प्रॉपर्ली जो है वो दिए गए हैं, ना ही
इनके पास इतना अमला मौजूद है कि वो स्प्रे जो है वो जगह जगह जाके करे और लार्वा जो है वो तल्फ करे, क्योंकि जितने भी लोग इनके पास इस वक्त मौजूद हैं वो या तो कोविड के लिए उसकी वैक्सीनेशन के लिए घर घर जो है वो मुहिम के लिए उसमें हिस्सा ले रहे हैं या फिर पोलियो के लिए उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, वो दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी हम देख रहे हैं कि दिन में जो है वो बुखार के केसेस जो है वो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। डॉक्टर से भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि डेंगू के ऊपर बर वक्त जो है उसके ऊपर काम नहीं किया गया उसको रोकने के लिए, जिसकी वजह से केसेस जो है में आगाह कर रहे हैं। मरीजों की तादाद तो बढ़ रही है लेकिन वो जो इकदाम नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नाकाफी हैं। अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। निज़ामी साहब ये डेंगू जो पहले हम कोविड की बात करते थे, एक वो पेंडेमिक है, ठीक है उससे भी एहतियात होती है, लेकिन यहाँ हमने क्योंकि यहाँ मुसलसल ड्रिल किया है 2011 से लेके 2021 यानी 10 साल ये डेंगू, उस पर कंट्रोल भी हुआ है, चीज़ें की भी गई हैं साबिका हुकूमतों में कि पहले साल हज़ारों मरीज़ थे, अगले साल चंद सौ पे आकर चीज़ें रुक गई हैं। क्या वजूहात है कि ये कुछ सीजनल है कि एक साल में बढ़ता है एक साल में कम होता है, या वाकई इकदाम जो होने चाहिए वो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने भी जो कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा, और आपकी रिपोर्टर जो लाहौर से रिपोर्ट कर रही थी, आई एम श्योर कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जो कुछ भी बता रही थी। देखिए, हमारा एक कोई कौमी वतीरा या कौमी मिजाज बन गया है, वी पीपल लाइक टू बी इन इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर ही हम रहना चाहते हैं। अभी ये कहना कि आज के लिए देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डेल्ट, पूरा साल इनको काम करना चाहिए महकमा सेहत को, और एसोसिएटेड जो हमारे इंस्टीट्यूशन या जो इदारे हैं उनको काम करना होगा उस काम के लिए जो कि आप साल या 2 साल के बाद चीजों को देखते हैं। अब ये बड़ा मतलब कोई लंबी चौड़ी की रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट कि 2019 में अगर ये इसका एक पीक हमारे पास आई थी तो 2021 के अंदर से फिर से आना है। ये मतलब पैटर्न, एस्टैब्लिश पैटर्न है पब्लिक हेल्थ के हवाले से। अब प्रेपरेशन जैसी थी, अभी आपकी रिपोर्टर ने भी कहा, बदकिस्मती से इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर पंजाब, बाकी सूबों के अंदर भी ऐसी ही कैफियत है। इस्लामाबाद एक छोटी सी टेरिटरी है जिसके ऊपर के सारे वसाइल वहां पे मौजूद हैं, और सारी की सारी मतलब जो मतलब एक एलीट है हमारी गवर्निंग एलीट, वो वहां पे बैठी। इस्लामाबाद के भी ऐसे ही हालात हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम तर मतलब मोहतात मेरी स्टेटमेंट के, मैं इस कहने में गलत ना होऊंगा कि वी लाइक टू बी लिव इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब ये जो 3-4 महीने पहले काम करना था कि लार्वा को तल्फ करना था, लार्वा को तल्फ करने का काम वो हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। चले मान लिया, चले हो गई, गलती हो गई या गलती नहीं है तो चले जी, हम कोविड में थे। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये ले दे के काम नहीं हो सकता। पोलियो के कतरे पिलाने हों, टीचर्स को ले आओ, किसी और स्टाफ को टेम्परेरीली भर्ती कर लो, ये करके ये जब तक हम मुस्तकिल बुनियादों पे एक सिस्टम को इवॉल्व नहीं करेंगे ये चीजें ठीक नहीं होंगी। वेदर इट इज द कोविड, इट इज द डेंगू या कोई सूरत हाल भी होती है। अब आज की सूरत हाल के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अभी मतलब लार्वा को तल्फ करना भी अपनी जगह जरूरी होगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट इज द फ्यूमिगेशन, कि फ्यूमिगेट किया जाए। सर अब तो लार्वा जो है वो मच्छर बन चुका है, वो आप सही फरमा रहे थे। 3-4 माह पहले वो उस पर काम करना था कि लार्वा बनता ही ना। वो मुझे याद है कि जब मैं खुद लाहौर में मौजूद था 2011-12 में, तो वो लार्वा से पहले 3-4 महीने पूरी तरह से वो कैंपेन थी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी उसमें, महकमा प्राइमरी हेल्थ को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया, बड़ा वो एक काम होता रहा। लेकिन उसके बाद ये एग्रीकल्चर वालों को किया, बिल्कुल मुसलसल ये ड्रिल थी। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर 2011 में जब यहाँ बुलाए गए श्रीलंकन थे, कुछ फिलिपीनी थे, उन्होंने आकर ट्रेनिंग वगैरह दी, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल हो सकती है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, और हमने करके भी वो दिखाया है कि साउथ एशिया के अंदर भी है, कुछ बाकी एशिया के ममालिक में भी ये चीज़ें हैं। तो ये मुसलसल अगर है तो उस मुसलसल मच्छर को तल्फ करना या इस चीज़ को ख़त्म करना, वो क्या हो सकता है अशरफ निज़ामी साहब के मैकेनिज्म बनाया जा सके फिर? देखिए, मेरा एक बड़ा मानना है कि इसके अंदर ना तो हमारे कोई मतलब पैसों का रौला है, ना कोई इकोनॉमिक्स का है। दिस ऑल इज अबाउट द बिल। अगर हमारे साथ बिल नहीं है, अगर बिल लैग करती है तो फिर चीजें कभी भी वो दुरुस्त नहीं हो सकती। ये हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर का इशू है, ये इंस्टीट्यूशंस के एटीट्यूड और बिहेवियर का इशू है, ये इंस्टीट्यूशन और रूलिंग लीड, जो रूलिंग एलीट हमारे पास बैठी है उसका इशू है। और एट लार्ज मैं समझता हूँ पब्लिक का भी इसी तरह से यह है कि अगर हमें पता है कि ये लार्वा बनता है, मच्छर बनता है, तो खुदा के बंदो सफरिंग तो अल्टीमेटली आप ही की ह्यूमन मतलब जो इंसान है उन्हीं की होगी। उन इंसानों को तो चाहिए कि वो अपने आप को करे, लेकिन हमारा वतीरा है कि जब तक करना है सब कुछ हुकूमत को बुरा भला कह दो,
लेकिन अपने आप को हमने समझना है कि हमने तो सारी चीजें ठीक कर ली और हम उसको नहीं करेंगे। तो हैविंग सेड, मैं समझता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, घरों के अंदर लार्वा बन रहा है तो जिम्मेदारी हमारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गली मोहल्ले में हो रहा है तब भी हमारी जिम्मेदारी है, तो पूरी हुकूमत अभी देखिए वैक्सीनेशन जो हो रही है, जी हाँ, आप मतलब मुझसे बेहतर जानते हैं, मतलब सो मेनी प्रोग्राम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। दुनिया जानती है कि आपके अपने बच्चे ने किसी ने जाके पोलियो से जाके उसके बेचारे की डिसेबिलिटी जिंदगी भर का रोग लेगा, लेकिन मिन्नत समाजत जोर लगा के रह गए कि उनको पोलियो के कतरे पड़ाओ, लेकिन अल्लाह के बंदे कहीं ना कहीं से ऐसे निकल आते हैं जो बताते हैं कि जनाब ये यहूदी साजिश हमारे साथ होगी। कोविड की खातिर अभी जो कोविड के ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, अगेन कोई ना कोई साजिश होगी अमेरिका की। इसराइल जो यहूदी हैं वो कम वक्त अपने बच्चों को 5 साल से बच्चों के ऊपर लगा लिया, दुनिया 12 साल से ऊपर कर रही है। अब ये कौन सी साजिश है जो कि खुद करेंगे? सो इस डेंगू की खातिर, एंड मैं सच्ची बात कहूं, वी आर इन अ वेरी फिक्स। लाहौर के अंदर इस वक्त स्मोग है, पोल्यूशन जो है, लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर बन गया जिसको हम बागों का शहर कहा करते थे। तो इस वक्त खांसी, नजला, जुकाम, मतलब कन्वेंशनल फ्लू और उसके साथ एस्मा और छाती जो बीमारियां हैं यहाँ पे फैली हुई हैं। अब हमारे पास कोविड भी अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड 1.2% के करीब हमारा पॉजिटिविटी रेट हो रहा है। और डेंगू की खातिर मैं एक आपसे अर्ज करूं कि ये जो फिगर बताई है कि 20,000 हो गया, मैं समझता हूँ ये 20,000 नहीं है, ये मतलब लाखों के अंदर है। द रीजन बीइंग हमारे पास केस रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है, या पैराडोल खा लेंगे या मतलब अपने मोहल्ले के जो डॉक्टर साहब हैं या मतलब यहाँ पे क्वैक्स हैं वो अपना इलाज बिल्कुल सर, जो फिगर्स हैं ये तो 20,000 पूरा पंजाब, लाहौर के 15,000 है, तो इसका अंदाजा बिल्कुल 12.5 करोड़ के सूबे के अंदर, मैं क्योंकि खुद अभी रिसेंटली नाज़रीन लाहौर और बाकी विजिट करके पंजाब में, तो वो हर शहर के अंदर हर 10वां आदमी 11वां आदमी बुखार में मुब्तला और शदीद बुखार। वह क्या डेंगू के टेस्ट करवाए, नहीं मामूली बुखार होगा और कुछ नहीं है। और शदीद बुखार क्या है, शदीद बुखार की इस जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के स्टार्ट तक ये डेंगू का एक बड़ा मुसलसल जोर होता है। बहुत शुक्रिया अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ PM में, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप बच सकते हैं अपनी एहतियात से कि किसी भी मरज़ हो, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो कोविड हो, अगर आप खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया की कोई हुकूमत भी, कोई इदारा भी आपको महफूज रख नहीं सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।